रायपुर में भारतमाला परियोजना पर बोले उप मुख्यमंत्री अरुण साव। कहा, विकास में मील का पत्थर होगा साबित। रायपुर विशाखापट्टनम की दूरी होगी कम। छत्तीसगढ़ में 8 मई को कांग्रेस निकालेगी संविधान बचाओ यात्रा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को निकालनी चाहिए कांग्रेस बचाओ यात्रा। बीजापुर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में मिला कई विपक्षी नेताओं का समर्थन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया स्वागत। बस्तर में नक्सल का खात्मा होना जरूरी। रायपुर में वीर सावरकर की जीवनी पुस्तक का लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने किया लोकार्पण। लेखकों ने 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल करने की उठाई मांग। छत्तीसगढ़ में सीएम साइल के निर्देश पर लगेगा सुशासन तिहार के तहत शिविर। 5 मई से 31 मई तक किया जाएगा आयोजन। कमिश्नरों को दिया गया निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में भारतमाला परियोजना पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये एक वृहद सड़क परियोजना है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि परियोजना की गुणवत्ता की जांच के लिए वो स्वयं गए थे और निश्चित रूप से इस सड़क से रायपुर से विशाखापट्टनम में इस परियोजना के तहत बनाई जा रही इसमें रायपुर विशाखापट्टनम की दूरी कम होगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पर घोटाले की जो बात है उस पर हमने एसीबी को जांच की रिपोर्ट भी सौंपी थी। जांच चल रही है। जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारतमाला परियोजना एक मील का पत्थर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए साबित होने वाला है। एक वृहद सड़क परियोजना है और तेज गति से उसका काम आगे बढ़ रहा है। आने वाले थोड़े दिनों में वो काम पूरा होगा और निश्चित रूप से दूरियां कम होगी। रायपुर से विशाखापट्टनम की सड़क के निर्माण तेज गति से हो रहा है। कामों की प्रगति देखने के लिए मैं स्वयं गया था और काम में और गति लाने के लिए निर्देशित किया है अधिकारियों को और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। जहां तक भू अर्जन में उसके हुए घोटालों की जांच की है तो सरकार ने एसीबी से जांच कराने का निर्णय किया है। जांच आगे बढ़ रही है और नियमानुसार जो भी जांच की कार्यवाही होगी वो आगे बढ़ेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ में 8 मई को कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है और हाल ही में यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में एक बैठक भी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। इसी वजह से ये यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस को घेरते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। ये एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो संविधान का दुरुपयोग करती है। अब जब सत्ता से बाहर आते हैं तो उन्हें संविधान बचाने की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि जब समय पड़ता है तो देश को विभाजन करते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं और सत्ता से बाहर आते हैं तो उसी का समर्थन करते हैं। इसलिए संविधान बचाओ की बजाय इन्हें कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तो संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का दुरुपयोग करती है और अब जब सत्ता से बाहर हैं तो उन्हें संविधान बचाओ की याद आ रही है। जब समय पड़ता है तो देश का विभाजन करते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो जाति जनगणना का विरोध करते हैं, सत्ता से बाहर आते हैं तो उसका समर्थन करते हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश की जनता बखूबी जानती है और इसीलिए कांग्रेस इस हालात में पहुंची है। अब तो इन्हें संविधान बचाओ के बजाय कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। राजधानी रायपुर की तेलीबांधा इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। कार ने 3 महिलाओं को टक्कर मारी थी जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि कार चालक के पास में लाइसेंस तक नहीं था। उसके बाद एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें रायपुर में तकरीबन 20 लाख गाड़ियां चलती हैं लेकिन लाइसेंस सिर्फ 6 लाख बने हुए हैं। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से एक जान
कीमती होती है, एक एक जान कीमती होती है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है, कानूनी कार्रवाई भी लगातार जारी है। हाँ, निश्चित रूप से ट्रैफिक कानूनों का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। एक एक जान कीमती है और पुलिस प्रशासन, संबंधित विभाग लगातार इसके लिए कोशिश कर रहा है और कानून सम्मत कार्रवाइयां भी लगातार हो रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है, लेकिन कई विपक्षी नेताओं ने भी सरकार का समर्थन किया है। मामले पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बस्तर में शांति बहुत ही जरूरी है और जो भी लोग सरकार का साथ दे रहे हैं उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शांति के लिए, बस्तर में शांति के लिए नक्सल का खात्मा होना बहुत जरूरी है। इस दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। जो भी छत्तीसगढ़ के हित में सोचेंगे वो निश्चित रूप से नक्सल उन्मूलन का समर्थन करेंगे और जो लोग भी इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है। वास्तव में विकास के लिए शांति आवश्यक है और इसलिए बस्तर की तरक्की चाहिए, बस्तर का विकास चाहिए। बस्तर के विकास के साथ छत्तीसगढ़ का विकास भी जुड़ा है, तो उसके लिए बस्तर को नक्सल मुक्त होना आवश्यक है, बस्तर में शांति होना आवश्यक है। इस दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है और जो भी इस काम में का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन। राजधानी रायपुर के स्पीकर निवास में वीर सावरकर के जीवनी पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और रायपुर पश्चिमी विधायक राजेश मूणत उपस्थित रहे। वीर सावरकर की जीवनी किताब का विमोचन किया। इस दौरान पुस्तक के लेखक अजय कुमार सिन्हा और संजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। वीर सावरकर की जीवनी और उनके देश के लिए बलिदान को याद करके उन्होंने इस पुस्तक को लिखने का फैसला भी लिया, क्योंकि ये किताब बहुत सी भाषाओं में प्रकाशित तो है, लेकिन हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में इसे लिखने का प्रयास लेखकों ने किया है। साथ ही 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने की भी मांग विधानसभा में की गई। आज वीर सावरकर की जीवनी पर आधारित इस किताब का विमोचन हुआ। अजय कुमार सिन्हा और संजय कुमार सिन्हा द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में चिंतामणि महाराज सांसद जी, माननीय हमारे विधायक साथी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राजेश मूणत जी, संजय दुबे जी, संपर्क प्रमुख प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अजय काले जी, और पुस्तक का परिचय संजय सिन्हा जी ने दिया। समीर उराव जी उपस्थित थे। सावरकर जी और सावरकर जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, मगर दुर्भाग्य देश का कि सावरकर जी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, देशभक्ति के बारे में, अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा उन्होंने उसके बारे में नई पीढ़ी को बताने का कोई प्रयास नहीं हुआ। अकेले वो ऐसे सेनानी थे जिनको 2-2 काला पानी की सजा, 25 साल प्लस 25 साल, 50 साल की सजा आज तक इतिहास में किसी को नहीं दिया गया। उनकी तीनों भाई, 2 को तो काला पानी की सजा हुई थी, अगल बगल रहते थे सेलुलर जेल में। तीसरे भाई, उनको भी जेल की सजा हुई, यानी पूरा परिवार प्रताड़ित रहा। लंदन में जाके बैरिस्टर बने, बैरिस्टर में जाके वहां के लोगों को जागृत करने का काम किया और उनकी किताब, जिसको प्रतिबंध कर दिया था अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के ऊपर, और अन्य किताब, तो ये इनको 1909 के बाद अंग्रेजों ने प्रताड़ना शुरू किया और सेलुलर जेल में उनको जिस कोठरी में रखा गया, मैंने वहां पे अंडमान निकोबार की यात्रा में मैं सेलुलर जेल गया था, माथा अपनी सिर झुकाने, क्योंकि उससे बड़ा तीर्थ मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में आज़ादी की इस लड़ाई के दौरान संघर्ष में लोग शहीद हुए, उनमें
सबसे बड़ा तीर्थ सेलुलर जेल को मानता हूं, जहां सैकड़ों लोग इसी प्रकार कोल्हू में पिसाए गए, कोड़ों से उनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया, माफीनामा लिखाने की बात हुई। और आज भी हिंदुस्तान में ऐसे सिरफिरे लोग हैं कई जो अभी भी सावरकर के बारे में ऐसी बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उनको डांट लगानी पड़ती है कि सावरकर को पढ़ो तो भाई, सावरकर को जानो तो भाई। इसके बारे में इंदिरा गांधी ने प्रशंसा पत्र लिखा था। आज उसी पीढ़ी के लोग सावरकर के बारे में अजीब बात करते हैं जिससे देश नतमस्तक होता है। तो आज अच्छा अवसर था और इस किताब को ज्यादा से ज्यादा नई पीढ़ी पढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से सफल प्रयास होगा। वीर सावरकर की जीवनी के बारे में इतना ही कहूंगा कि उनका व्यक्तित्व तो बहुआयामी था और देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो मेरा व्यक्तिगत राय है कि वामपंथी इतिहासकार जो रहे उनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को बताया नहीं कि क्या उनका योगदान रहा। जो उन्होंने संघर्ष किया है सेलुलर जेल में और जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ है, वो आपको सुन करके आप शहर जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को वीर सावरकर की जीवनी के बारे में जानना चाहिए। ऐसा है कि मैं सरकारी पदाधिकारी रहा, ऑफिशियल टूर के दरमियान में मुझे सेलुलर जेल जाने का मौका मिला और जब मैं वहां गया तो मेरा देख करके हृदय द्रवित हो उठा। हमने कहा कैसे आदमी, कैसे मतलब ये ऐसा व्यक्तित्व बहुआयामी जिनके बारे में लोगों को बताया क्यों नहीं गया, हमारे यूथ को क्यों नहीं बताया गया कि इतना बड़ा योगदान है। बड़े बड़े महापुरुष की बात होती है, मेरा तो मानना है कि ये गांधी से भी बड़े थे। इसमें हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे संस्मरण को हमने कलेक्ट किया है और उनके परिवार के जो संबंधी लोग हैं उन लोगों से लिया है और जो लेखन सामग्री है उन लोगों से भी हम लोग को उपलब्ध हुआ है। और जो जैसे इस किताब के बैक में आप जाइएगा तो वो कालिक से लिखी हुई एक मराठी नाट्य मंचन का है, वो अपने लेखनी के द्वारा, कविता लेख के द्वारा देश में क्रांति फैलाते थे। सावरकर जी जो दीवार पे हथकड़ी से लिखते थे वो तो खत्म हो गया, वो तो मिट गया। उसके बाद 3 साल के लिए रत्नागिरी जेल आया, तो रत्नागिरी जेल में इनको कागज कलम दिया गया, तो उसको याद कर वो कविताएं लिखती थी। तो सावरकर जी बहुत छोटी छोटी कविता, आप उनका लेखन पढ़िएगा तो लगेगा इसके जैसा कोई लेखक पैदा ही नहीं हुआ। एक बुलबुल आती थी उनके कमरे में, वो चहचहाती थी और वो स्वतंत्रता संग्राम की कविता लिख करके उसको सुनाते थे, क्योंकि उस सुनने वाला कोई नहीं था, उसको सुनाते थे। तो सावरकर जी बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन आज के जनरेशन्स को जानना चाहिए सावरकर जी के बारे में। अगर आप नहीं जानिएगा आने वाला जनरेशन कितना त्याग किया है। सावरकर जी के तीनों भाई तो जैसा सभा अध्यक्ष महोदय ने बताए थे, वो तो छोड़ दीजिए आप, उनकी महिलाएं इतनी त्याग की हैं कि इसका बेमिसाल। जब उनका कुर्की जब्ती कर लिया गया पूरे घर में, बर्तन खाना बनाने तक का कुछ नहीं था, मंदिर में जाके बाहर शरण लिए थे सावरकर का परिवार। तीनों भाई जेल में, महिलाएं बाहर मंदिर में, कोई अगल बगल का आदमी खाना दे देता था। तो ऐसा त्यागी पुरुष, ऐसा जो कहता है माफीनामा वगैरह, एकदम ऐसे आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि जो व्यक्ति मरने को तैयार है वो माफीनामा ये सब कोई बात है? अरे वो बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे, वो बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे। वो थे शिवाजी महाराज जैसा। शिवाजी महाराज अगर नहीं मारते तो अफजल जो था वो उनको मार देता, तब वो बगनक्खा पहन के आए ये कर लिए। उस तरह वो षड्यंत्रकारी थे। तो इनके 2 गुरु थे, एक शिवाजी महाराज और दूसरा बाल गंगाधर तिलक, दो को फॉलो करते थे, बहुत बड़े थे। तो सावरकर जो है बताए, मतलब इनका नाम से रोंगटा खड़ा हो जाता है। सावरकर जी के बारे में आप जो भी मतलब कुछ भी कहा जाए बहुत कम है। मरने के 15 दिन पहले इन्होंने कविता लिखी थी
वो क्या लिखी थी? आ मृत्यु आ, तू आ, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये मैंने हिंदी वर्जन बोल रहा हूं, वो मराठी भाषा में लिखे थे। आ मृत्यु आ, तू आ तो मेरे दरवाजे तक। मरने के 15 दिन पहले ये कविता लिखी। तो वो आदमी, इंसान मैंने न भूतो न भविष्य, बड़ी मुश्किल से पैदा लिया वो इंसान को। इसलिए सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ये किताब हम लोगों ने बड़ी सरल ढंग से लिखा है। उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, भगूर में कैसे आए वो, कैसे इनके जो फोर फादर थे, चित्पावन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। रात में इनके माता पिता खाना खाने के बाद रामायण और महाभारत का पाठ किया करते थे। तो बहुत बचपन से बहुत संस्कार, लेकिन बड़ी क्रांतिकारी। तो वहीं आम जनता की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 31 मई तक सुशासन तिहार के तहत में वार्डों में शिविर लगाया जाएगा। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही आम जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण से संबंधित जानकारी आवेदन को दिए जाएंगे। और साथ ही रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सुशासन तिहार 2025 को लेकर बताया कि नागरिकों की मांगों और समस्याओं की जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित पहले चरण में रायपुर में 2,91,000 से अधिक मांगे प्राप्त हुई, जबकि लगभग 7,341 शिकायत दर्ज की गई। अब सुशासन तिहार का तीसरा चरण 5 मई से 31 में आयोजित किया जाएगा और इस दौरान ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं के समाधान की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में नागरिकों की मांगों और शिकायतों के निराकरण की स्थिति से भी अवगत कराया जाएगा। कलेक्टर ने भी आमजन से अपील की कि वो इन शिविरों में पहुंचे, अपनी शिकायतें मांगे जरूर रखें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा, निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। आप सबको बताया कि ये 3 चरणों में सुशासन तिहार हुआ था। प्रथम चरण में हमने आवेदन लिए थे, द्वितीय चरण में इसका निराकरण किया और आज से तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें रायपुर जिले में कल से 60 जगहों पर समाधान शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 48 हैं, बाकी रायपुर नगर निगम और सारे मिलाकर लगभग 38 ग्रामीण क्षेत्र में 56 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 34 और रायपुर नगर निगम में 10 और अन्य नगरीय निकायों में 12 आयोजित किए जाएंगे। उसका शेड्यूल कहाँ लगेगा, नोडल अधिकारी, वो सब आप लोगों को दिया गया है। रायपुर जिले की बात करेंगे तो लगभग 3 लाख के आसपास आवेदन प्राप्त हुए थे और 8,000 के आसपास समस्याएं आई थी। हमने लगभग 95% से ज्यादा जो आवेदन आए थे उनका निराकरण कर लिया है और आने वाले समय में बाकी शिकायतों का भी निराकरण कर लिया जाएगा। इन समाधान शिविरों में न केवल निराकरण बताया जाएगा, अपितु नए आवेदन भी लिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि अगर वहीं उनका निराकरण संभव होगा तो उनका किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सरल, सुलभ और आत्मीय स्वभाव एक बार फिर से लोगों के दिलों को छू गया है। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा के ग्राम दामापुर अत्रिया के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साहू समाज की ओर से आयोजित 11 कुंडीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मी नारायण यज्ञ में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साहू समाज की मांग पर डोम निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने आम ग्रामीणों के लिए भी बीच जाकर उनसे आत्मीय बातचीत की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जैसे ऊंचे पद पर होने के बावजूद उनका जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व उन्हें जनता के ज्यादा करीब लाता है। साथ ही दामापुर पहुंचते ही उन्होंने न केवल ग्रामीणों का हालचाल जाना बल्कि एक स्थानीय होटल में जाकर उनके साथ चाय नाश्ते का भी आनंद लिया। उनके इस व्यवहार ने ग्रामीणों को ये एहसास कराया कि वे केवल जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अपनेपन से भरे हुए एक सच्चे जनसेवक हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश भर में संविधान बचाओ अभियान 40 दिनों का चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एमसीबी जिले के मनेनगढ़ गांधी चौक में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया।
कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने गांधी चौक से खेड़िया तिराहा तक संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व विधायक गुलाब कामरो ने भी कहा कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, लेकिन वर्तमान में बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में ये आयोजन 40 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। जिला मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में, विधानसभा स्तरीय, इसके बाद इसको लेकर अंतिम गांव-गांव तक लेके जाना है कि बाबा साहब ने संविधान को किस तरह से बनाया था। इस संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संविधान को जो खत्म करने का जो काम कर रहा है, आप देखेंगे लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने किस तरह से पूरे देश में आवाज उठाया है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को बंद किया गया है। बाबा साहब का अपमान किस तरह से सदन में किया जा रहा है, पूरे देश में अपमान किया जा रहा है। दूसरा, जब लगता है कि इनको पूरे देश में जब लग रहा है कि विरोध हो रहा है, तो आज देखेंगे हमारे यहाँ के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुसूचित जनजाति जातियों की याद आ गई है। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इनकी सरकार बनने के बाद से संविधान को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है। एक एक जन जन को आवाज उठाने का काम कर रही है, लोगों को बताने का काम कर रही है। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़े खेरा में वाटरशेड के तहत निर्मित स्टाम डैम का अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने गांव के किसानों से चर्चा कर स्टाम डैम से मिल रही सिंचाई सुविधा और उनकी ओर से लगाई जा रही फसलों की जानकारी ली। ग्रामवासियों ने बताया कि पहले सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन चेक डैम बनने के बाद में खेतों में सिंचाई की समस्या का समाधान हुआ है। लगभग 30 एकड़ रकबे के सिंचाई की सुविधा मिल रही है। कलेक्टर ने उन्हें परंपरागत फसलों के अलावा नारियल सहित औद्योगिकों के फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इसके लिए शासकीय योजनाओं के माध्यम से डीप और फेसिंग की व्यवस्था गांववासियों को देने की अधिकारियों को निर्देशित किए। साथ ही उन्होंने ग्रामवासियों को बीज उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाने, जैविक खेती को अपनाने के लिए कहा है। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के सीईओ अविनाश भोई और जनपद पंचायत की सीईओ आकांक्षा नायक, गांव के सरपंच और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिपावन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। शेष सभी बच्चे कार्यों की शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने वहां पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए और कहा कि नए भवन में सीवरेज की समस्या न हो, इसके लिए भी उन्होंने प्री मैट्रिक बालक छात्रावास का निरीक्षण कर स्वच्छता और सुव्यवस्थित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको बताते चलें कि 15,000 आवास पुनर्वास कर चुके नक्सली परिवार को सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं और इसे लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, नक्सल पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास के तहत में आवास दिए जा रहे हैं। बल्कि नियम में 2011 की सूची के अनुसार आवास मिलने थे, लेकिन नियमों के विपरीत जो है वो जाकर राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने नक्सलियों के परिवार के लिए 15,000 आवास की स्वीकृति दी है। वहीं बस्तर में चल रहे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बस्तर का विकास और लाल आतंक को समाप्त करना है। इस दौरान चरणदास महंत के उद्योग के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य पहले बस्तर को शांत करना और अभी उद्योग में विषय में सोचा नहीं गया है, लेकिन अभी भी बस्तर में कई उद्योग चल रहे। फिलहाल सरकार पहला मकसद बस्तर को शांत करना और फिर विकसित करना है। प्रधानमंत्री आवास सामान्यतः मतलब अनिवार्यतः उनको ही मिलता है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में है और उसको पंचायत ने अनुमोदित कर दिया है, ग्राम सभा ने। और साथ ही साथ आवास प्लस की सूची में जो 2015-16 में बना है उसमें अगर नाम है तभी प्रधानमंत्री आवास मिलता है। परंतु छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के आधार पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने आग्रह किया केंद्र से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय शिवराज सिंह जी से, कि हमको हमारे परिस्थितियों के अनुरूप जो नक्सल पीड़ित परिवार है अगर उनका नाम नहीं है उन सूचियों में, फिर भी हम उनको देना चाहते हैं और इसको जरूर दिया जाए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।
साथ ही साथ ऐसे लोग जो नक्सलवाद में पहले थे परंतु अभी उन्होंने पुनर्वास किया है, उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। ऐसा जब हम लोगों ने आग्रह किया तो 15,000 आवास, प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को दिया गया। और बाकी आवास जो मिलते हैं, जो पूर्व निर्धारित सूची है उस आधार पर मिलते हैं। और इसमें ठीक उल्टी प्रक्रिया, जब हमारे जो जिला स्तरीय टीम बनी है एसपी, कलेक्टर्स आदि की, जो ये निर्धारित करते हैं कि यह नक्सल पीड़ित है अथवा यह पुनर्वासित है, उसका निर्धारण होता है। उसके बाद फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।